Good morning, class. Today we are going to start with electrochemistry, the third chapter of your 12th standard. Electrochemistry जो हम लोगों ने पढ़नी है, this is we are in touch with smaller classes also. ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं पर भी क्लास अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. इस चैप्टर में हमने उस लेवल को थोड़ा आगे लेके जाना है और हमने इसके न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल कंसेप्ट दोनों पढ़ने. तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में है क्या एक्चुअल में. तो फर्स्ट द थिंग इज, जो फर्स्ट टॉपिक इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? आपको पता है कि बहुत सारे रिएक्शंस हमारे नेचर में, हमारे लैब्स में आर्टिफिशियली और नेचुरली चलते हैं. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सारे उन रिएक्शंस से डील करती है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो इनका जो इंटर रिलेशनशिप हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं और न्यूमेरिकली पढ़ते हैं, उसको हम सारी चीजें किसके अंदर डालते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री that deals with the relationship between electrical and chemical phenomena. अब इसमें सारी चीजें आप लोगों ने देखा, आपने क्लास 10th में मेटलर्जी पढ़ी तो वहां पे भी आपने थोड़ा बहुत रिफाइनिंग के बारे में पढ़ा होगा. क्लास 11th में आप जब हमने रिडॉक्स चैप्टर किया था तो हमने वहां पर भी सेल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो उसी चीज को हम अब कंटिन्यू करेंगे आगे और समझेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक जो इसके बारे में बच्चे हमने डील करना है वो है वोल्टिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. वोल्टिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल आर चिल्ड्रन सेम. दोनों एक ही चीज के नाम है और दोनों एक ही प्रोसेस के नाम है. अब इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल को समझने के लिए हम लोगों ने एक डायग्राम आपके सामने लिया है. ठीक है, और उस डायग्राम को समझने के लिए हम पहले इसके हर एक की पॉइंट्स को समझेंगे. गैल्वेनिक सेल में आपके दो कंटेनर्स होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं. योर लेफ्ट साइड इज एनोड एंड योर राइट साइड इज कैथोड. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दीज की पॉइंट्स ऑल्सो, क्योंकि ये भी आपके आगे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंटली काम आने वाले. जो लेफ्ट साइड में है वो आपका एनोड है, जो राइट साइड में है वो आपका कैथोड है. एनोड इज एन योर electrode potential is an electrode potential where oxidation goes on. ठीक है, और कैथोड क्या है? जहां पे रिडक्शन होता है. अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज एडिंग ऑन ऑफ O एंड रिडक्शन इज एडिंग ऑफ एन H. बट अभी हम O और H के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ेंगे. हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और रिडक्शन का मतलब होता है योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब जो भी आप चीज समझोगे, पढ़ोगे, न्यूमेरिकली करोगे, वो सिर्फ इसी रिस्पेक्ट में करोगे कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनोड में ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड में रिडक्शन होती है. दिस इज अ की पॉइंट टू रिमेंबर. अब इसके आगे क्या ध्यान रखना है कि जो पहला कंटेनर हमने लिया है उसमें हमने इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का, that undergoes the process of oxidation. अब जिंक ऑक्सीडाइज ही क्यों हुआ, वो रिड्यूस क्यों नहीं हुआ, ये आगे आपको टॉपिक्स में समझ में आएगा. जैसे आपकी क्लास 9th में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपको पता है कि पोटेशियम सोडियम आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड योर प्लैटिनियम इज अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. तो वहां पर आपने अपने मेटल्स को अरेंज किया था इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर. तो यहाँ पर भी एक सीरीज आएगी आपके फर्दर टॉपिक्स में जहां हमें ये पता लगता है कि कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है. तो ये हमने अपने मन से नहीं लिया, इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द सीरीज ऑफ योर रिएक्टिविटी लाइक वी हैव इन द क्लास 9th एंड 10th. ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है वो जिंक हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है वो कॉपर हो रहा है. यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने ZnSO4 का ले लिया है और यहाँ पे COSO4 का ले लिया. क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिए हैं बिकॉज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द योर सेल हमें वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप खाली एम्प्टी बीकर में तो डाल नहीं सकते हो, तो आपने वहां पे साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिए हैं. जिसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसी का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है. जिंक में जिंक सल्फेट का और कॉपर वाले में कॉपर सल्फेट का. क्लियर? अब इसके बाद हम लोगों ने क्या समझना है, जब जिंक है, आपको पता है जिंक एनोड पे है,
तो जिंक जब एनोड पे है और मैंने बोला कि वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से फर्स्टली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब यही इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में ट्रेवल होके कैथोड तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब कैथोड पे जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और वहां पर कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी जो उसकी इसके इलेक्ट्रॉन के इसके सॉरी बीकर के अंदर है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, CSO4 है। अब जब उसको डिसोसिएट करोगे तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव निकलेगा। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये बेचारा चाहता है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, तो कौन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब जिंक ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी ना, जिंक, ठीक है, वो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर क्या हो गया, अपना रिड्यूस हो गया। तो ये प्रोसेस आपका चला है कैथोड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैथोड, ये रिएक्शन कैथोड में चल रहा है। चलो हो गया। अब जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेने थे, तो उसने कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब फर्दर क्या हुआ, फर्स्ट थिंग, जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का है एनोड से कैथोड पे। तो आपको पता है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। तो जो आपका करंट ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो ये सेल ऐसे चल रहा है। अब क्या हुआ, अब एक प्रॉब्लम आई है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे आ गया नेट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेट पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे आ गया नेट नेगेटिव पोटेंशियल। अब जब दोबारा रिएक्शन होने को मांगता है, तो रिएक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि जब अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करके आउटर सर्किट से जाना चाहेगा, तो जो ये नेट पॉजिटिव चार्ज इसमें क्रिएट हो गया है फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा, भैया तू नहीं जा रहा, ठीक है। और कॉपर के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके वजह से ये सेल हो सकता है काम करना बंद कर दे, सिर्फ एक ही बार सेल ग्रो करे, सेल मूव करे और उसके बाद बंद हो जाए। तो अब इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए बीच में लगाया गया सॉल्ट ब्रिज। अब इस बेचारे ने क्या किया, इसने क्या कहा कि आप एक टाइम पे अपना रिएक्शन बंद नहीं कर सकते, सेल को तो चलते रहना है। तो अब क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा जिंक के यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, और यहाँ पे जो सल्फेट के ज्यादा एक्स्ट्रा आयंस रह गए, क्योंकि कॉपर तो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर तो जाके से चिपक गया, ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, वो इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गया। तो सल्फेट जो बचा, उसको अब एक्स्ट्रा क्या करोगे, वो तो परेशान करेगा, वो सेल को चलने नहीं देगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा आयंस इसमें आ जाते हैं, इनको इस सेल में कंटिन्यूटी में मूवमेंट मिल जाता है, तो ये इस ब्रिज में घूमते रहते हैं, और वो अपने इन बीकर्स में जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग है या जो करंट के बारे में है, उसको परेशान नहीं करते, ठीक है। तो ये सेल का रिएक्शन फर्दर चलता रहता है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, तो एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो बन गए थे, ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर 2 नेगेटिव बना था, तो वो सेल को स्टॉप कर देता। तो इसके वजह से गैल्वेनिक सेल वन टाइम के बाद खत्म हो जाता। बट इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने बीच में क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, जिससे एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस इसमें ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है, और वो आपके पर्टिकुलर एनोड और कैथोड की रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते, और सेल कंटिन्यू करता रहता है जब तक का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता रहता है। सो दिस इज योर voltaic cell. Okay, now the next topic will be, this is our next topic, the electrolytic cell. अब electrolytic cell क्या है, हमने पहले पढ़ा आपका galvanic voltaic cell, clear। अब electrolytic cell क्या है, this is the cell that converts electrical energy
टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, उसका बिल्कुल उल्टा है ना। वहां पर क्या हो रहा था कि जो आपका वोल्टिक सेल था वो कन्वर्ट कर रहा था केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फाइन, अब इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनते हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर एनसीईआरटी डायग्राम। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो आपको सेल दिख रहा है, अगर आप सिर्फ इतना पार्ट इसका देखो, ठीक है, सिर्फ इसका इतना पार्ट देखो, तो ये आपका क्या है, दिस इज सेम एज लाइक योर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सारा ये वही सेल है ना, सब कुछ है। तो अब मैं आपको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रही हूं तो मैं आपको इसका डायग्राम क्यों दिखा रही हूँ। हम लोग अपने ही गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, ठीक है, पहले एक पॉइंट से समझेंगे कि हमने कैसे इसको इंटरकनेक्ट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल आप बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, तो हमने ये देखा गया है कि हमने देखा है कि जो ये सेल चलता है वो तब तक चलता है जब तक का वो 1.1 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे इसका एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट तक पहुंचता है, तब करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों? तब उन्होंने ये फाइंड किया कि जो इसका एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.1 वोल्ट है। जैसे ये आपका गैल्वेनिक सेल 1.1 वोल्ट तक आता है, ये काम करना बंद कर देता है। अब क्या होता है, जब इसके काम करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो इन्होंने देखा कि इसमें रिवर्सल प्रोसेस चलता है, रिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, जब तक 1.1 वोल्ट तक का नहीं पहुंचा है, ठीक है, 1.1 वोल्ट तक नहीं पहुंचा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर तक का। ठीक है, फाइन, और जिंक डिसॉल्व हो जाएगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव के आयंस बनेंगे और यहाँ पर जो है कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जमता जाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे 1.1 वोल्ट तक का इस सेल की मैक्सिमम लिमिट चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब अगर हम इसको 1.1 वोल्ट से एक्सीड करते हैं तो उल्टा प्रोसेस होगा। अब क्या हो जाएगा, जो कैथोड है, ठीक है, वो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अब जाएगा एनोड से आपका आपका कैथोड तक का, मतलब पहले जा रहा था जिंक से कॉपर और अब जाएगा कॉपर से जिंक। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले आपका जो एनोड था वो जिंक था, अब कैथोड आपका जिंक बन जाएगा और एनोड आपका कॉपर बन जाएगा। तो ये रिवर्सल प्रोसेस जब हुआ तो अब उन्हें इस प्रोसेस को बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे है इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो सिर्फ था कि कैसे एक गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे एक डिस्कशन आया कि आप इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप भी हम सेटअप कर पाएंगे, और कैसे एक वोल्टिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आइडिया मिला या कन्वर्जन उसमें हुआ। मेनली हमने देखा है कि जो ये रिएक्शन जो आपका वोल्टिक सेल था वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वेयर एज जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है वो डिपेंड करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे। अब ये क्यों हुआ, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो अपने आप होता है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होता जाता है, वो नेचुरल है। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसको एक्सटर्नल बाहर से पुश देना पड़ता है, तब जाके होता है। तो इसका पुश क्या था, बाहर का जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था। अगर हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तो हमारा ये डेनियस हमारा ये गैल्वेनिक सेल ही रहता, हमारे वोल्टिक सेल ही रहता। ठीक है, लेकिन हमने जब इसकी मैक्सिमम लिमिट को पहचाना और बाहर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस तक ही ये सेल चल सकता है, तो अगर हम इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते हैं, ठीक है, तो इस सेल का क्या होगा, तो ये देखा गया कि ये गैल्वेनिक सेल जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। फाइन, अब इसको हम दोबारा सिंगली डिटेल में पढ़ते हैं।
दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल। क्लियर? अब वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम आपके सामने क्रिएट करते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। आपने दोनों का डायग्राम देख लिया है, तो अब आप देखोगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल लेते हैं और एक तरफ हम लोग लेते हैं वोल्टिक सेल। ठीक, सॉरी, योर electrolytic cell. Here I am taking galvanic cell and here I am taking electrolytic cell. Clear? अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो गैल्वेनिक सेल होता है, इट इज बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. It is based on spontaneous reaction, and electrolytic cell has to be given a external push from outside, external potential from outside. तो उसे बाहर से कुछ धक्का देना पड़ता है, इसके वजह से वो बेस करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे। क्लियर? उसके बाद अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ऑब्वियसली जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी। हमने क्लास 11th में आपका पढ़ा था जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स का हमने वीडियो बनाया था। थर्ड चैप्टर जो आप थर्ड टॉपिक जो आपने इसमें या थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपने समझना है, इसमें समझना है कि यहाँ पे टू इलेक्ट्रोलाइट्स are taken in two separate beakers. ठीक है, देखा था ना डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम जो दिखाया था और अभी जो आपको सेकंड डायग्राम दिखाया था। तो इसमें दोनों टू इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग कंटेनर में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट आई शुड से, ठीक है, electrolyte is taken in same beaker. ये फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया इसका, सॉरी थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। ठीक है, सेकेंड एंड फर्स्ट। अब फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इसमें एनोड act as a negative and cathode act as positive, whereas here cathode is negative and anode is positive. ठीक है, सब ये डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद का जो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ना है, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बन सकता है, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। आप डायग्राम से ही सारे डिफरेंस बना सकते हो। सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड whereas it is not required here. तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यू शुड रिमेंबर एज अ की पॉइंट कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें क्या फर्क होता है। सो दिस इज द टॉपिक फॉर द आफ्टर स्टडिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट योर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, हम लोग क्या करेंगे आज, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझेंगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो की पॉइंट हम लोगों ने समझना है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन लिखते हैं आपके सामने। इट इज द डिफरेंस set up between the ions of two solution या two electrolyte। ठीक है, आपने देखा था कि एनोड पर आपका CuSO4 था, ठीक है, सॉरी ZnSO4 था, आई एम रियली सॉरी, ZnSO4 था, और कैथोड पे आपका CuSO4 था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था। तो एनोड से लेकर कैथोड तक इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हुआ था और कैथोड से एनोड पर आपका करंट गया था, ये हुआ था।
इनके बीच में कोई डिफरेंस है, इनके लेवल के, इनके इलेक्ट्रॉन, जो ये डिफरेंस होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन और करंट ट्रेवल करते हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता क्या है उसको हम नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम इसको लिखेंगे ई सेल। क्या लिखेंगे? ई सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, मैंने 11th में भी ये फॉर्मूला करा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस फॉर्मूले से निकलता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब कैथोड में आपको पता है रिडक्शन होती है, और एनोड में आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जो आपके गैल्वेनिक सेल में या जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन या करंट ट्रेवल करते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं ई सेल से। क्लियर? ई सेल। नाउ सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, वही रिपीटिशन में आएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही है, बस नाम डिफरेंस है। इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। और अगर ऐसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलें, रिडक्शन पोटेंशियल बोलें तो होगा इट इज द कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसके रिस्पेक्ट में चौथा पॉइंट आपको तो ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बीइंग एट एनोड, उसका साइन नेगेटिव होता है। अगर आपके सामने दो पोटेंशियल दिए जाएंगे, एक आपका नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है, तो आप साइंस से भी समझ जाओगे। दिस इज वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अगर आपका कोई भी वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अगर वो नेगेटिव में है तो आप समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर वो पॉजिटिव में है तो आप समझ जाओगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मतलब ये एनोड की तरफ से होगा और ये किसकी तरफ से होगा? कैथोड की तरफ से होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। तो आप साइंस से भी समझ सकते हो। अब यू में आस्क अ क्वेश्चन कि मैम, जैसे हमने लिखा ई सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर? अब मैंने आपको अभी भी बताया कि एनोड वाला ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव साइन में आता है, कैथोड वाला रिडक्शन होता है और वो पॉजिटिव साइन में आता है। तो अगर लेकिन दोनों नेगेटिव आ गए या दोनों पॉजिटिव आ गए, तो हम लोग केस देखते हैं। सपोज केस 1 देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी सेल है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीडेशन, तो पहले आपको ऐसे भी दिखेगा कि भैया देखो M से M2 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो उसका आपका -0.34 वोल्ट है। और अगर उसमें आपको पोटेंशियल दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 0.70, तो आप आराम से साइन से तो केस 1 में समझ गए कि भैया ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। तो आप कैसे, अगर आपने ई सेल निकालना है तो आप क्या करोगे? ई कैथोड, मतलब कैथोड वाला ये है ना, रिडक्शन वाला कैथोड वाला होता है, तो आप लिखोगे 0.70 माइनस, and your reduction potential is what? Sorry, your oxidation potential is -0.34। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे क्या हुआ? -0.34, तो ये आपका आएगा 0.70 प्लस 0.34, तो दैट विल बी ऑल टुगेदर योर 1.04 वोल्ट। तो आपका ई सेल जो होगा, मतलब दोनों कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.04 वोल्ट का है। क्लियर? अब बाय चांस आपके सामने केस 2 ये आ जाए कि आपको एक वैल्यू आपको दे रखी है, किसी की भी हो सकती है। सपोज आपको दोनों ही नेगेटिव में दे दी जाए, ठीक है, दोनों ही आपको नेगेटिव में, ऐसे कोई सेल्स हो जो दोनों ही नेगेटिव में हो, ठीक है। कब सपोज ऐसे कुछ आ जाए, -0.76 आ जाए एंड इसका माइनस आपका आ जाए 0.24, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब दोनों नेगेटिव है तो कैसे पहचानोगे?
तो डेल्टा ई या आपका कह सकते हो ई सेल, ठीक है, जो आपका ई सेल होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अब दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो कैसे करोगे? तो जो जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कैरी करता है, नॉट इन द इंटीजर्स फॉर्म, ठीक है, जस्ट इन अ नॉर्मल नंबर फॉर्म, अगर कोई भी जो ज्यादा ज्यादा जो सबसे बड़ा नंबर जो नेगेटिव वैल्यू कैरी करता है वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन लेवल, ठीक है, क्लियर? ये हमारा होगा ऑक्सीडेशन लेवल। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ये आपका आएगा 0 - 0.76, और जो कम वैल्यू का नेगेटिव वाला होगा वो आएगा -0.24। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इजी है रिड्यूस करना कि ये ऑक्सीडेशन पे है और ये आपका रिडक्शन पे है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही आपके नेगेटिव आ गए तब आप कैसे अपनी फॉर्मूले में पुट करोगे? तो जो सबसे ज्यादा हायर नेगेटिव वैल्यू होगी वो ऑक्सीडेशन होगी और जो कम नेगेटिव वैल्यू होगी वो रिडक्शन होगी। क्लियर? नाउ केस 3, अब दोनों ही अगर आपकी जो ई वैल्यू है, जो आपकी ई सेल की वैल्यू आ गई है, सपोज फॉर एनी ऑफ योर electrolyte, it comes like this one, M2 positive M changes into plus 0.73 and EM3 positive up M changes into plus 0.32, 0.32, ठीक है, 0.73 एंड 0.32। अब दोनों में पॉजिटिव वैल्यू है, आप कैसे इस फॉर्मूले में पुट करोगे? ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि नेगेटिव इज फॉर ऑक्सीडेशन एंड पॉजिटिव इज फॉर रिडक्शन। तो जो हायर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपके रिडक्शन में आएगी। तो रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। तो 0.73 यहाँ पर एंड 0.32 यहाँ। सो यू कैन कैलकुलेट। तो समरी कैसे देंगे आप कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसकी नेगेटिव साइन में वैल्यू होती है, उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, फाइन। और अगर रिडक्शन होता है तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, वेरी इजी टू रिड्यूस, फॉर्मूला में पुट करना आसान है। लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो हायर नेगेटिव वैल्यू आपका ऑक्सीडेशन दिखाती है और हायर पॉजिटिव वैल्यू आपकी रिडक्शन दिखाती है। तो ये थोड़ी की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने समझना है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको हम गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहे थे आपने वहां देखा था कि एनोड पे आपका जिंक था और कैथोड पे आपका कॉपर था, क्लियर। जिंक आपका ऑक्सीडाइज होता है था और कॉपर आपका रिड्यूस होता था, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, राइट। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? द प्रेजेंटेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ योर गैल्वेनिक सेल इज लाइक एनोड एंड कैथोड प्रेजेंटेशन एंड बीच में एक सॉल्ट ब्रिज। हम डबल लाइन लेते हैं। एनोड की प्रेजेंटेशन क्या है? जिंक आपका जिंक 2 पॉजिटिव बना और कैथोड में क्या है? कॉपर आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आपका कॉपर में रिड्यूस हुआ, इनके बीच में इसका सॉल्ट ब्रिज। लेकिन एक चीज और भी होती है, हम जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि जिंक के कितने आयंस हैं वहां पे, उनकी मोलारिटी, और कॉपर के कितनी आयंस हैं उनकी मोलारिटी या कंसंट्रेशन, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट आवर सेल, दैट इज एनोड की जो पूरी एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और जनरल वे में लिखना चाहते, अब जरूरी थोड़ी कि सिर्फ हमेशा आपका जो सेल है वो जिंक और कॉपर के बीच में ही रिएक्शन हो रहा हो, तो आप वही प्रोसेस करोगे, एनोड प्रेजेंट कैथोड, ठीक है। एनोड में जो भी रिडक्शन, जो भी आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रही है आप कैसे लिखोगे उसको? दैट इज M/Mn पॉजिटिव
इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है, स्लैश इसको कैपिटल एम कर दो, ज्यादातर हम मोलैरिटी के वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आपका दूसरा कोई एलिमेंट है वो आपका रिड्यूस होना चाह रहा है तो यहाँ पर, और उसकी मोलैरिटी यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो उसकी मोलैरिटी है। आप चाहो तो सिंबल्स भी चेंज कर सकते हो, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग एम, यू कैन जस्ट राइट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कोई भी मेटल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड पर, उनके बीच में उसकी सॉल्ट ब्रिज, और कोई भी जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका उस आयनिक कंसेंट्रेशन और रिड्यूस होकर वो जब मेटल बन गया तो उसकी कंसेंट्रेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ प्रेजेंटेशन बिटवीन टू सेल, सपोज आई टेक द सेल्स ऑफ योर Ag, ठीक है, एंड कॉपर, ठीक है, Ag gives Az positive and copper of 2 positive with copper, clear। तो क्या होगा, अब प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे, पहले हम लिखेंगे Ag, उसकी कंसेंट्रेशन, क्योंकि देखो Ag क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर बीच में हम लगाएंगे डबल लाइंस जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये हो रहा है इसका कोई कंसेंट्रेशन, जो भी कंसेंट्रेशन गिवन होगा, और वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल, कि आप कैसे इसको सेल को प्रेजेंट करते हैं। So this is all the important key points that you have to remember before getting into numerical concept. Now after understanding कि आप की पॉइंट्स की कैथोड में कैसा है, एनोड में कैसा है, कैसा गैल्वेनिक सेल काम करता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है, अब हम लोग को ये चीज भी समझनी जरूरी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला कैसे, ठीक है। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि 9th-10th में जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज समझते थे, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होती है। मतलब हमें ये ऑलरेडी पता है कि कौन सा एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो ये जो सारी नॉलेज थी साइंटिस्ट को केमिकल्स में कैसे पता लगी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापना, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया जो किसका बना हुआ था, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं NHE या बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये जो आपके सामने फिगर दिख रही है, इसमें मेनली हमने हाइड्रोजन को लिया है एट 1 बार 1 atm प्रेशर, सॉरी, और उसकी जो मोलैरिटी लिया है 1 m ली है। तो जब इसका देखा गया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है, प्लेटिनियम कोटेड है, तो जब इसका अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेगुलर नोटिस किया गया तो वो आया कि ई जो इसका ई जो सेल होता है दैट इज 0 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ये हमेशा 0 वोल्ट दिखाता है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे मतलब हुआ कि सपोज मैंने इसके साथ लिथियम को लगा के देखा, तो जो ईएमएफ आ रहा था दैट फॉर द लिथियम केम दैट इज -0.3 समथिंग, ठीक है, -0.35 वोल्ट आया। तो इसके पता लग गया कि अगर आपका लिथियम, अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगा रहे थे तो -0.035 आया, तो दैट मींस लिथियम एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एज रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो इस केस में हाइड्रोजन जो पोटेंशियल था या हाइड्रोजन का जो सेल था वो आपका रिडक्शन की वे में काम कर रहा था और लिथियम काम कर रहा था ऑक्सीडेशन का। क्योंकि इसका खुद का तो 0 आता है, तो जो भी आपकी वोल्टेज आएगी आपके वोल्टमीटर में, तो वो किसकी आएगी, दूसरे सेल की आएगी, क्योंकि हमने तो उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है जिसमें इसका पोटेंशियल 0 है। तो जो भी वो अपने मशीन में दिखाएगा, जो भी उस वोल्टमीटर में दिखाएगा, वो किसकी दिखाएगा, वो लिथियम की दिखाएगा या किसी और सेल की, जो भी हम सेल को लगाएं। अब अगर इसके साथ मैं ये ना लगा के अगर मैं लगा लूं Ag, ठीक है, अगर मैं सिल्वर का सेल लगाऊं तो वैल्यू आई थी +0.80 वोल्ट। तो दैट मीन्स कि अगर हम हाइड्रोजन को सॉरी सिल्वर को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो प्लस में आ रहा है, मतलब जो Ag है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या कर रही है,
रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रही है और जो हाइड्रोजन वाला है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर एक लाइन में समझना है तो कि सारे सेल्स की या सारे आयंस की, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की, जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी थी तो वो हाफ में तो पॉसिबल नहीं कि हमें उसे किसी और के संग तो कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमने किसके संग कंबाइन किया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के संग कंबाइन किया। उसका खुद का ईएमएफ तो जीरो होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो दूसरे वाले का निकलेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन भी दिखा सकता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में रिडक्शन भी दिखाता है। तो जब साइंटिस्ट ने सारी ये चीजें अरेंज करी और हर एक आयंस को, हर एक सेल को इसके साथ लगा के देखा, तो उन्होंने पूरी एक सीरीज बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। When various elements are arranged in increasing or decreasing value of electrode potential with reference to SHE, मतलब आपने हर एक आयन की, हर एक इलेक्ट्रोड की वोल्टेज की वैल्यू निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और फिर उसको एक अरेंजमेंट दिया। ठीक है। इस अरेंजमेंट को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ योर एनसीईआरटी। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप देख सकते हो कि F2 से लेकर आपका इट इज गोइंग टू कम हियर। ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इतने सारे एलिमेंट्स ने, इतने सारे इलेक्ट्रोड्स ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू दिखाई है। देखो पॉजिटिव वैल्यू दिखाई है तो मतलब दे आर गोइंग रिडक्शन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रोजन। क्लियर? फाइन। तो अगर ये रिडक्शन दिखा रहा है 2 फ्लोरीन की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा क्या है, 2.87 है, 2.87 है, ये हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है। तो अगर ये हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है तो ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है ना। जो रिडक्शन दिखाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडेशन दिखाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा नीचे आके देखते हो तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इन सब ने, पीबी से लेकर लिथियम तक ने, सबने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाया। अब अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसका मतलब अगर -0.305 सबसे हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मतलब लिथियम का, तो लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका मतलब लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे ज्यादा रिड्यूस हो रहा है तो वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज को दोबारा थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो सेल लेती हूँ, सपोज आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ब्रोमीन। ठीक है। एंड देन आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ Fe। तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज +1.09 और Fe का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज -0.44। तो वैल्यूज ही आपको नॉलेज देती हैं कि आपकी क्या चीज किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखाएगी। तो ऑब्वियसली इसकी प्लस में वैल्यू आ रही है तो ये रिडक्शन साइड है, मतलब ये कैथोड के साइड है। इसकी माइनस में आ रही तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है, मतलब ये एनोड की साइड है। अब सपोज हम लोगों ने दो एग्जाम्पल ऊपर से लेते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए। लाइक आई हैव टेकन Ag एंड Fe। ठीक है। Ag और Fe को देखा, Ag की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.80 है और Fe की 0.77 है। तो Ag की है 0.80 एंड Fe की है आपकी 0.77। तो अगर हम इसको सेल के रिस्पेक्ट में रखते हैं, ठीक है, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल बनाते हैं, तो हम देखेंगे Ag की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब ये रिडक्शन जा रहा है, और इसकी कम पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके रिस्पेक्ट में, Ag के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लगाया जाएगा। तो आपको यही सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, नो नीड टू मेक इट रिमेम्बर। आपको ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा, बट आपको बस ये बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू आपने कब अपना इसको रिस्पेक्ट में सीखना है। नाउ आफ्टर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी आर गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन।
The next topic after the understanding the key points of your this electrochemical cells and your galvanic cells, your electrolytic cells, हम लोग next topic में आते हैं जो Nernst equation है. This topic is very important from this chapter और इसमें से काफी numerical concept पूछा जाता है. Nernst equation actual में है क्या? Nernst equation जो है उसी के साइंटिस्ट के नाम पे लिखी हुई है जिसने इसको डिराइव किया था. Nernst equation is very important to understand the relationship between E cell, between the E cell and the EMF of the cell. ठीक है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के का जो आता है और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इनके बीच का जो प्रॉपर रिलेशनशिप होता है वो साइंटिस्ट नर्स ने हमें सिखाया था विद एन हेल्प ऑफ अ गुड इक्वेशन एंड डेरिवेशन. अब जो रिलेशनशिप ई सेल और ईएमएफ के बारे में आई एम गोइंग टू डिराइव, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है जिसमें आपकी कंसेंट्रेशन यू टेक एज 1 मोलैरिटी, ये टेम्परेचर यू टेक एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम पहले डिराइव करेंगे. तो अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर ये रिलेशनशिप से स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए कैसे आपने से करना है. तो जो बेसिकली जो बच्चों फॉर्मूला है दैट इज सेम, बट उसमें हम लोग अपनी वैल्यूज को दोबारा से चेंज करेंगे अगर हमें कंडीशन स्टैंडर्ड की जगह पे नॉन स्टैंडर्ड दे रखी होती है. तो नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम लोगों को क्लास 11th में we have studied about minus del G NFE of cell. ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे स्टैंडर्ड कंडीशन को देखना है, कैसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को देखना है, उन्होंने एक ही इक्वेशन में दोनों के बारे में ही बताया है. अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू को देखते हैं दैट इज माइनस NFE सेल. ठीक है, एट एनी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से जो आपका डेल्टा जी होता है वो माइनस NFE के बराबर होता है. लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो दैट इज माइनस NFE सेल नॉट. इस नॉट क्या दिखाता है कि वो उसकी प्योर कंडीशन में है, मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है जो 298 केल्विन पे चल रही है. तो इसी के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे. हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q. ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं. तो डेल्टा जी क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हुआ कि व्हेन यू आर टेकिंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस टू कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी. 2.303 into R into T. R is your gas constant, that is 8.314 joule per ATM per mole. ठीक है, ये आपका R की वैल्यू होती है. अगर टेम्परेचर को फिलहाल हम यहाँ पे 298 केल्विन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, अगर चेंज आएगा तो आप टेम्परेचर की वैल्यू वो लिखोगे. फिलहाल हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो 298 के हिसाब से कर रहे हैं फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन. अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब इसके नीचे हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं. अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको पता है डेल्टा जी मैंने क्या लिखा है, माइनस NFE सेल, ई सेल, और यहाँ लिखा है माइनस NFE नॉट सेल. ठीक है, प्लस 2.303 RT log Q. ठीक, अभी फिलहाल सॉरी मैं Q बताना भूल गई आपको. तो जो Q होता है दैट इज योर क्यूटेंट. ठीक है, आपका क्यूटेंट होता है पूरे रिएक्शन का. लास्ट ईयर में हमने सीखा जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने आपका क्यूटेंट जो कांस्टेंट है उसके बारे में पढ़ा था, दैट वाज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. तो हम उसको भी अभी आगे पढ़ेंगे. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को माइनस NF से पूरे इक्वेशन को डिराइव कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके. ठीक है, आपने पूरी इक्वेशन को एक माइनस NF से डिवाइड किया. तो अगर हम माइनस NF कैंसिल हो जाता है तो फाइनली हमारी इक्वेशन बचती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log Q. अगेन log Q आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आपका जो क्यूटेंट होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम कंपेयर करते हैं, माइनस NF.
ये जो हमारी आपके सामने आई है ये जनरल फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन है कि नर्स्ट इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं तो हम इसको और रिजॉल्व कर देंगे, अगर नॉन स्टैंडर्ड दे रखी है तो आप यहीं पर इसे आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। अब अगर इसका जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है, अब इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस देख रहे हैं तो हमने ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी 2.303 आर टी एंड एफ इज व्हाट फेराडे कांस्टेंट। एफ क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट। अगर हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं मींस 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस ले लिया था तो हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है। 8.314 टेम्परेचर आप 298 रखोगे, ठीक है, और फेराडे कांस्टेंट क्या होता है आपका 96500 इनटू और लॉग क्यू। तो हमने ये देखा है कि अब जब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारी ये इक्वेशन होती है इसका एक और फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू जस्ट रैपिड दिस इट। तो इसका एक और फॉर्मेट आएगा E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log Q। हमने क्या करा, उन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उसको रिजॉल्व कर दिया। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो आप उसी फॉर्मूले को यूज कर लो। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है मतलब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो आप अपना इस क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले को आप और छोटा कर सकते हो। तो ई सेल आपका फॉर्मूला क्या बना, ई सेल ई नॉट सेल अब माइनस 059 अपॉन एन। नेक्स्ट चीज ये पकड़नी है कि ये n क्या है। तो n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट रिएक्शंस इज डिफरेंट। अगर हम किसको रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कितना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या लूज कर रहा है तो वो डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ n कैन बी चेंज, तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मल्टीप्लाई द n विद एनी ऑफ द स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब आपको पता है जो आपका Q होता है दैट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये हम क्लास 11th में भी सीख चुके हैं। तो अब ये इसका सेकंड फॉर्म आ गया कि अगर आपको और किसी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप इसको इस हिसाब से भी रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। रिएक्शन वही है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, बस हम उसको आगे क्या करते जा रहे हैं, रिजॉल्व करते जा रहे हैं। अब आपके पास अगर कोई रिएक्शन कोई रिएक्शन है जैसे जिसमें A के A मोल्स हैं और B के B मोल्स हैं, that is converted into C of C moles and D of the D moles, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, E cell equals to E naught cell minus 0.591 upon N log प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो मास लॉ क्या कहता था 11th में कि जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो उसकी पावर बन जाती है। तो हम कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C and concentration of D की पावर D and concentration of A की पावर A upon B की पावर B, मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये आप चीज इसे करोगे, ठीक है। तो ये एक और जनरलाइज फॉर्म आ गया। अब इस चैप्टर में जो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था वो रिडॉक्स के हिसाब से स्टार्ट किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ रहे थे। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में होता है तो हम इस इक्वेशन को और जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, देखो, इफ आई टेक एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, अगर मैं एक सेल को डिवाइड करती हूँ, मैं एनोड की रिएक्शन अलग लिखती हूँ, कैथोड की रिएक्शन अलग लिखती हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हो ई, आप इसको ऑक्सीडेशन यहाँ पे देख लो, तो ई नॉट सेल वही है जो हमने पढ़ा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है, क्यू। अब क्यूटेंट तो आपका किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। अगर आपका कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होकर अपने सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है,
ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। तो हमने देखा कि ये हमारा रिएक्टेंट है इस केस में, ऑक्सीडेशन केस में, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारा फाइनली क्या आएगा, Mn पॉजिटिव अपॉन m। मैंने वही बात लिखी ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। वहां पर मैंने ABC के फॉर्म में लिया था, मैंने यहाँ पर m के फॉर्म में ले ली, क्योंकि हम लोग मेनली ये चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर मैं अब रिडक्शन पोटेंशियल लिखती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखती हूँ तो ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, दैट इज एक जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन Mn पॉजिटिव है, वो n इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल में हमने अगर ध्यान से देखें तो Mn पॉजिटिव हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। यही फर्क है दोनों पोटेंशियल में, क्लियर। अब जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन चलती है तो हम m को क्या लेते हैं, एज अ यूनिटी 1 लेते हैं। वो जो आपकी कंसंट्रेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से हम उसको उसी कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, डिवाइड करें, तो हमारा जो ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन बनती है जिसपे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, EMF, ओवरऑल EMF, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब मिला देंगे तो टोटल EMF जो बनेगा वो बनेगा E सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ठीक है, ऑक्सीडेशन ओवर Mn और 2 पॉजिटिव अपॉन Mn, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर जो जनरलाइज्ड फॉर्म जो आता है, हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन ओवर रिडक्शन की कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये आपके दोनों पोटेंशियल्स के हाफ सेल्स के लिखने के बाद हमने उसे कंबाइन किया। तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दैट इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला। अब इसके अलावा इसी को हम और चेंज कर देते हैं, दैट इज ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Kc, ठीक है। अब अगर आप किसी कंसंट्रेशन के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस हिसाब से भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। बेसिकली आप फॉर्मूले पे ध्यान देना, डेरिवेशन इज नॉट मेनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, बट इसके जितने भी जनरलाइज फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से हमने बार बार रिपीटेशन करा है, अगर तो आपको वो समझना जरूरी है। तो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर डीपली, हमने एक सामने न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपके सामने लिया है दैट इज फॉर द हाफ सेल, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m solution of ZnSO4. The salt is dissociated at this dilution at 298 and calculate the electrode potential, ठीक है। अब आप अगर इस पे ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जिंक है वो रिडक्शन वे में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो दूसरे की रिस्पेक्ट में रिडक्शन में जा रहा होगा, ऑफ कोर्स जो एक दूसरा सेल होगा वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ये वाला रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इसको करना चाहते हैं तो उसने बोला है कि 95% वो डिसोसिएट हुआ है। हमने कंसंट्रेशन कितनी ली थी, 0.1 ली थी, और 95% वो डिसोसिएट हुआ है। तो एक्चुअल में, ठीक है, डिसोसिएटेड जो Zn है वो कितना है, ठीक है, दैट इज योर 95 अपॉन 100 into 0.1, ठीक है। सो दैट विल कम बेसिकली 0.095, इतना आएगा आपका, इतनी आपकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी जिंक वाले आयन की। अब अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है, तो दैट इज योर E सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। E नॉट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, माइनस 0.959 अपॉन n लॉग आपका 1 अपॉन Mn, ठीक है, Mn ये आपकी जो भी आपका मेटल है, ठीक है। ये कंसेंट्रेशन इसके दिए हमने, मेटल लिया, अब चाहो तो यहाँ पे जिंक लिख दो, ठीक है, आपने जिंक कर लिया। अब ई सेल आपको निकालना है, ई सेल आपको निकालना है। ई नॉट सेल कितना है आपका, -0.76 है, और
अगर आप इसमें कोई ध्यान से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब n जो होगा वो आपका 2 होगा लॉग। नाउ जिंक की मैंने कितनी कंसेंट्रेशन निकाली अभी डिसोसिएट करके, इन्होंने जो मुझे इनडायरेक्टली दिया था डेट 1.095 ये निकला। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लिया, अब हम लोगों ने सॉल्व करना इजी है, तो दैट इज -0.76 माइनस इट विल बी 0.0295 लॉग, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते पॉइंट डेसिमल हटा देंगे तो 1000 एंड माइनस लॉग 95, ठीक है, ये आ गया। जब भी आपको पता है लॉग में रूल होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो व्हेन यू पुट देम बैक इनटू द लॉग आप उनको माइनस करते हैं, तो आपने जब यहाँ पे डिजिट हटाया 3 डिजिट्स थे, यहाँ 1000 आ गया और लॉग 95 रह गया। अब -0.76 माइनस 0.0295 एंड नाउ लॉग की वैल्यू अगर 1000 पे देखें, लॉग 10 की पावर देखें तो लॉग होता है आपका 1000 होता है 10 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, दैट इज 3 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 3 यहाँ पर आया, तो दैट इज 3। अब log 95 है तो log 95 की आप बुक्स में देखना, आपके पास log टेबल होगी, तो 95 का आप 0 पे देखना, तो दैट विल बी कमिंग 1.977, ठीक है। अगर जिसको लॉग्स नहीं निकालने आते दे कैन सी माय सेपरेट वीडियो। अब इसे सॉल्व पूरा करने के बाद फाइनली आई गेट माय आंसर एज 0.74 वोल्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये पता लगा कि अगर हमें हाफ सेल भी दे रखा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखा है, किस तरह से दे रखा है। तो दिस इज द वर्ड, कभी भी हाफ सेल अगर आपका आता है तो आप हमेशा इसको यही ऐसे ही करेंगे, चाहे आपको वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आए या रिडक्शन पोटेंशियल में आए। क्लियर? The next numerical and the last numerical we are going to come for the Nernst equation is your this one. ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मेनली वो 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आपके पूछे जाते हैं and they have a good calculation concept. A copper silver cell is set up. The copper ion is concentration is 0.10. Concentration कितनी है इसकी? 0.10 है, और जो सिल्वर का है वो उसकी कंसेंट्रेशन पता नहीं है, नॉट नोन। जो ऑल ओवर जो ईएमएफ है वो आपका 0.422 वोल्ट है। डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन, हमें कंसेंट्रेशन निकालनी है। अगर हम इनकी दी हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखें तो देखो Ag की वैल्यू +0.80 दे रखी है, कॉपर की वैल्यू +0.34 दे रखा है। तो वीडियो में जैसे हमने समझाया था कि ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है आपका ज्यादा रिडक्शन, और कम पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है वो कि ऑक्सीडेशन, वो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन में जा रही है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन इसको लिखें तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है आपका? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड में रिडक्शन होती है और रिडक्शन की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम इसे रखेंगे +0.0 सॉरी दैट इज 0.80, और एनोड में आपका कॉपर वाला होगा 3/4, तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 0.46। अब हम सेल की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने तो ये डिसाइड कर लिया है कि हमारा कैथोड कौन सा है या एनोड कौन सा है। तो एनोड आपका कॉपर वाला है, तो आप कैसे लिखोगे? Cu2 पॉजिटिव, इसकी कोई कंसेंट्रेशन की जो गिवन है अपॉन Cu, देन योर Solbridge एंड देन विल बी योर Ag पॉजिटिव टू योर कंसेंट्रेशन एंड देन इट इज Ag। तो हमें पता लग गया है कि कॉपर हमारा एनोड साइड पे है और आपका Ag हमारा रिडक्शन साइड पे। अब हम लोग बेसिकली अपना एनोड और कैथोड का हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन Ag वहां पे रिड्यूस होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपना एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, तो दैट विल बी Cu2 पॉजिटिव दैट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी चेंज इनटू कॉपर, वेयर एज फॉर कैथोड, कैथोड में क्या रिएक्शन चलेगी कि Ag पॉजिटिव है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और वो Ag बनाया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, दिस इज डन। अब नर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग आपका
फॉर ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कॉपर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर कॉपर की कंसेंट्रेशन और यहाँ पे Ag की कंसेंट्रेशन। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हमने एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखोगे, हमेशा एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखा करो ताकि वो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया दे। तो Ag को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी स्टोइचियोमेट्री वैल्यू होती है लॉग Q के लिए, तो वो उसका पावर बन जाती। तो Ag को आपने 2Ag करा था, वहां पर कैसे किया था, 2Ag पॉजिटिव टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेटल डाउन इनटू 2Ag, ऐसे ही हुआ था ना वहां पे, अभी थोड़ी देर पहले किया। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो दैट इज 0.422 इज इक्वल्स टू 0.46 निकला था आपका ई नॉट सेल, ठीक है। अब 0.549 एंड 0.591 अपॉन 2। अब लॉग, अब कॉपर की तो कंसेंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.10, अब 0.10 को मैं कैसे और पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी 100, तो इट विल बी 10 की पावर -1, हम 10 की पावर -1 लिखते हैं 0.10 को, तो 10 की पावर -1। नाउ Ag का हमें नहीं पता, यही हमको निकालना है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे। अब पूरी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करते हो, यू आर गोइंग टू शिफ्ट दिस साइड दिस वन, तो ये चीज आ जाएगी आपकी -0.038, ठीक है। और इसको आप कट करोगे तो ये आ जाएगा -0.25, दैट इज 95, सॉरी 2.95। अब लॉग 10 की पावर -1 है, अब हम लॉग को चेंज करते हैं। आपको पता है जब लॉग डिवीजन में होता है तो वो माइनस होता है, तो ये आ जाएगा लॉग 10 की पावर माइनस लॉग Ag का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, -0.038 इज इक्वल्स टू -0.295 एंड लॉग की 10 की पावर -1 है, तो पावर आगे आ जाएगी -1 और यहाँ रह जाएगा लॉग 10। यहाँ पे 2 की पावर आगे आ जाएगी लॉग Ag, जिसको अगर एंटी लॉग और लॉग में दिक्कत है दे कैन सी द वीडियो रिलेटेड टू लॉग। अब -0.038 है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, आप चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे खाली -1 बचेगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस 0.295 एंड देन इट विल बी -2 log Ag, ये आ गया। अब हमें log Ag ही तो निकालना है, क्लियर, हमें जो क्या करना है log Ag ही निकालना है। तो एक चीज और रह गई है कि ये जो माइनस माइनस था यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लीज सी दिस कैलकुलेशन, माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ और ये वाला माइनस भी यहाँ जाके प्लस हो गया, तो 2 log Ag आपका आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हुई है कि हमने 2.95 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.295 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी दैट विल बी 0.591 अगेन एंड log Ag। अब बेसिकली मुझे यही निकालना है, ठीक है, log Ag निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इस हिसाब से, 0.0591 log Ag इज इक्वल्स टू 0.295 प्लस 0.038। मैंने क्या करा, सब कुछ जो अपनी वेरिएबल्स जिसको फाइंड करना उनको लेफ्ट साइड में ले गई हूँ और दूसरे को मैंने राइट साइड पे ले गई हूँ ताकि मुझे अपनी वैल्यूज मिल जाए। अब अगर आप बेसिकली देखते हैं तो लास्ट पे आपकी कैलकुलेशन क्या बची है, -0.059 log Ag, ठीक है, Ag की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं, इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया था 0.038 को, प्लस आपका प्लस किया था मैंने 0.0295 को, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 0.0675, 0.0675 एंड दिस विल बी हियर इट विल बी -0.591। तो मेरा क्या रह गया, log Ag रह गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो दैट विल बी log Ag पॉजिटिव, इसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरी आएगी बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर, आप चाहो तो माइनस यहाँ छोड़ दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप माइनस यहाँ रहने दो। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 पॉइंट, वेट, इनको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो हम लोग की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.14
इतनी वैल्यू आ गई। अब लॉग का निकालना है तो ऑब्वियसली आपको पता है स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, लॉग का अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो AG पॉजिटिव की वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ 1.144, ये आ गई। अब एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग आप देखोगे तो जो आपका वैल्यू होती है 1.14, अगर आप एंटीलॉग में इसका देखते हो तो दैट कम्स आउट टू बी 13.93। व्हाट कम्स आउट टू बी 13.93। ठीक है, लॉग एंटी लॉग के लिए स्पेशल वीडियो है आपके लिए बनाई हुई है, तो दैट यू कैन वॉच। बट यहाँ पर आपने सिर्फ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि कैसे नर्स्ड इक्वेशन पे आपके CBSE में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए आपको बेसिक पॉइंट समझने जरूरी है कि कैसा ऑक्सीडेशन है, कैसा रिडक्शन है, क्या हमने ऑक्सीडेशन लेना है, कब हमने रिडक्शन के रिस्पेक्ट में समझना, और कैसे हमने नर्स्ड इक्वेशन को निकाल से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्स्ड इक्वेशन।